तो बच्चों, एक बार ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था एंड आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू विथ आवर डिस्कशन, राइट? सो इन आवर लास्ट क्लास वी वर टॉकिंग अबाउट द थर्ड ग्रुप, ओके, जो हमारा तीसरा पॉलिटिकल फॉर्मेशन था, दैट इज द ग्रुप दैट गॉट फ्रीडम बाय सीजिंग इंडिपेंडेंस। और उसमें हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा अबाउट द सिक्स। और बच्चों, जब हम लोग सिक्स के बारे में बात करते हैं, so the organization of six into a political group, it led to the state building process in Punjab। तो ये पंजाब के रीजन की हम बात कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको मैप में भी बताया था, है ना? और उसमें हमने देखा that the most important role was played by Guru Gobind Singh. Now Guru Gobind Singh fought many battles against the different groups and also against the Mughal authority. Finally he instituted Khalsa in 1699. अब उसके बाद क्या हुआ? After the death of Guru Gobind Singh in 1708, the Khalsa group it revolted against the Mughal authority. और उन्होंने क्या किया? अपना एक sovereign rule declare किया था by striking their own coins in the name of Guru Nanak and Guru Gobind Singh. ओके, और फिर हमने देखा था कि जो ग्रुप्स थे बच्चों, जो सिख कम्युनिटी थी, उन्होंने अपने आप को नंबर ऑफ बैंड्स में डिवाइड किया था, जिसको मिसल या फिर जटास कहा जाता था, है ना? और ये जो पूरा वॉरियर ग्रुप था, इसको हम लोग दर खालसा भी कहते थे। और दर खालसा का जो एक ग्रुप था बच्चों, वो बेसिकली हर साल दिवाली नहीं तो बैसाखी पर मिला करते थे, राइट? और उसके बाद हमने देखा कि 1765 में अगेन इन लोगों ने फिर से अपना सॉवरेन रूल डिक्लेयर किया by striking the same coin, जैसे उन्होंने 1708 में किया था। And again it was under Maharaja Ranjit Singh that the whole division that happened under the Sikh community it joined. और अगर हम लोग सिख कम्युनिटी की बात कर रहे हैं कि कौन से रीजन में उन्होंने डोमिनेट किया था, so it was the region of between river Jamuna and सतलज। ओके, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में कवर किया था। आज की क्लास में हम लोग दूसरे ग्रुप के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज द मराठास। सो स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड ग्रुप, दैट इज द मराठास। सो शिवाजी, whose timeline was from 1627 to 1680, carved out a stable kingdom with the support of powerful warrior families, that is देशमुख्स। सो बेसिकली अगर हम लोग मराठा स्टेट के बारे में बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसने प्ले किया था? सो इट वाज द लीडर हुज नेम वाज शिवाजी। और इन्होंने काफी एक स्टेबल किंगडम बनाया था विद द सपोर्ट ऑफ पावरफुल वॉरियर्स, जिनको क्या कहा जाता था? इनको कहा जाता था देशमुख्स। सो देशमुख के साथ लड़के इन्होंने बहुत सारे बैटल्स लड़े डिफरेंट रीजन्स के साथ और मुगल अथॉरिटी के साथ, और फाइनली इस रीजन में अपने आप को स्टेबल किया। यहाँ पर सबसे पहले हम मैप में ये रीजन देखते हैं। सो बच्चों, ये जो आपका वेस्टर्न रीजन है, सो ये रीजन था मराठास का, राइट? और ये एरोस क्या शो कर रहा है कि कौन कौन से रीजन के साथ इनकी लड़ाइयां हुई थी, है ना? अगर हम हैदराबाद के रीजन की बात कर रहे हैं, मालवा रीजन की बात कर रहे हैं, तो हर एक ग्रुप के साथ इनके बैटल्स हुए थे। अपार्ट फ्रॉम दैट मुगल अथॉरिटी के साथ भी इनका कांस्टेंट बैटल था। ग्रुप्स ऑफ highly mobile peasant pastoralists that were known as Kunbis provided the backbone of the Maratha army. अब ये मराठा आर्मी में कौन लोग थे बच्चों? So obviously they were the group of highly mobile peasant pastoralists. कहने का क्या मतलब है कि जो भी peasant groups थे जो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे, उनका नाम था कुनवीस। Now these Kunbis they provided the backbone of the Maratha army. Here you can see the picture of Shivaji, right? So please remember the name here and also map में आपको ये एरिया याद रखना होगा कि मराठास कौन से रीजन में थे, okay? After Shivaji's death, effective power in the Maratha state was wielded by a family of Chitpavan Brahmins who served Shivaji's successors as Peshwa और प्रिंसिपल मिनिस्टर। तो उसके बाद आप देखो बच्चों कि जब शिवाजी का डेथ हो गया था, उसके बाद जो इफेक्टिव पावर था मराठा स्टेट का, दैट वाज विल्डेड बाय अ फैमिली ऑफ चित्पावन ब्राह्मण्स। तो उस एक एरिया में जो चित्पावन ब्राह्मण्स के ग्रुप के लोग थे बच्चों, उनके हाथ में पावर था। बेसिकली दे सर्व्ड एज द पेशवा
और ये पेशवा किसको कहा जाता था? प्रिंसिपल मिनिस्टर, जो इस रीजन में थे, जो एडमिनिस्ट्रेशन ये सारी चीजों को संभाला करते थे। अब यहाँ पे आप देखो, ये हमारा मराठा एम्पायर है, ओके, कि इन्होंने किस तरीके से अपने रीजन को और एक्सपैंड भी किया था। अगर हम लोग बात करते हैं टू द रीजन ऑफ मालवा, एंड ऑल्सो अगर हम साउथ में थोड़ा जाते हैं तो हैदराबाद के कुछ रीजन्स को। ऑल्सो पूना बिकेम द कैपिटल ऑफ द मराठा किंगडम। तो यहाँ पे आप देखो बच्चों, सबसे पहले ये रीजन जो है दैट वाज द मराठा रीजन, ओके, और इस रीजन में पूना का जो रीजन है वो इनका कैपिटल बना था। तो मराठा किंगडम का अगर हम मेडिवल टाइम की बात कर रहे हैं तो कैपिटल क्या था? दैट वाज द पूना रीजन, जहां पे पेशवा रहा करते थे, ओके, और अपने एडमिनिस्ट्रेशन को संभाला करते थे। यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख सकते हो, दिस इज अ पिक्चर शोइंग द पेशवा हियर, ओके। अंडर द पेशवास द मराठास डेवलप्ड अ वेरी सक्सेसफुल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। और उसके बाद आप देखो कि पेशवास के अंदर मराठास दे डेवलप्ड अ वेरी सक्सेसफुल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। कहने का क्या मतलब है कि इनका जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था, इसमें जो लोग थे काफी बहुत ही बड़ा और बहुत ही डेवलप्ड था, ओके, बहुत ही ह्यूज आर्मी बनाया था पेशवा ने पूरे मराठा किंगडम में। बिटवीन 1720 एंड 1761 द मराठा एम्पायर एक्सपैंडेड। अब यहां से जैसे हम लोग देख रहे हैं, ये पूरा मराठा का रीजन है, राइट। और अगर हम मराठा किंगडम की बात करते हैं तो दैट एक्सटेंडेड टू द पार्ट्स ऑफ राजस्थान एंड ऑल्सो टू द रीजन ऑफ बंगाल। और यहाँ से हैदराबाद के ऊपर आप देख सकते हो, ये पूरा जो रीजन था बच्चों वो मराठा किंगडम का रीजन था। तो ये हम कह सकते हैं कि बिटवीन 1720 टू 1761 मराठा एम्पायर जो है उन्होंने एक्सपैंड किया डिफरेंट रीजन्स को अपने अंडर लाकर। नाउ मालवा एंड गुजरात वर सीज्ड फ्रॉम द मुगल्स बाय द 1720s। अब सबसे पहले कौन से रीजन को कैप्चर किया गया था? सो द रीजन ऑफ मालवा एंड गुजरात। तो ये जो रीजन है बच्चों मालवा और गुजरात का, इस रीजन को सबसे पहले कैप्चर किया गया था, ओके। बाय द 1730s द मराठा किंग was recognized as the overlord of the entire Deccan Peninsula। तो ये पूरा जो डेक्कन पेनिनसुला है, ओके, ये हमारा जो डेक्कन पेनिनसुला है बच्चों, इसके ओवरलॉर्ड हुआ करते थे द मराठा किंग, ओके, और ये 1730s में हुआ। तो इससे हम लोग क्या कह सकते हैं कि मराठा किंगडम इट वाज एक्सपैंडिंग इन डिफरेंट रीजन्स एंड ऑल्सो काफी स्ट्रेंथन भी हो रहे थे, है ना, कि डेक्कन पेनिनसुला में इनको रिकॉग्नाइज किया गया एज द ओवरलॉर्ड, ओके, मतलब ही वाज द लीडर देयर। ही आल्सो possessed the right to levy, चौथ एंड सरदेशमुखी इन द इंटायर रीजन। तो यहाँ पे आप देखो बच्चों, जो डेक्कन पेनिनसुला का रीजन था उसके वो ओवरलॉर्ड हो गए। उसके बाद he possessed the right to levy the two taxes here, that is चौथ एंड सरदेशमुखी इन द इंटायर रीजन। अब ये जो डेक्कन का रीजन था बच्चों, वहां से दो टैक्स कलेक्ट किया जाता था, एक था चौथ और दूसरा था सरदेशमुखी। अब एक एक करके हम लोग देखते हैं कि चौथ क्या था और सरदेशमुखी क्या था। सो लेट्स हैव अ लुक एट चौथ हियर। So 25% of the land revenue was claimed by the zamindars। So बच्चों आप लोगों ने मुगल एम्पायर में भी पढ़ा था, उसके पहले हम लोग ने डिफरेंट रीजन्स के बारे में बात किया, उसमें भी हमने देखा था कि जो रूलर्स हुआ करते थे वो लोग लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, ओके, और ये पेजेंट्स को देना पड़ता था या जमींदार्स को पे करना पड़ता था। सो बेसिकली ये जो चौथ था दैट वाज 25% of the land revenue that was claimed by the zamindars। कहने का क्या मतलब है कि जो 25% लैंड रेवेन्यू का था वो जमींदार्स के हाथ में था, राइट। नाउ इन द डेक्कन दिस वाज कलेक्टेड बाय द मराठास। सो स्टूडेंट्स, after the Maratha king was recognized as the overlord of the Deccan Peninsula, he was now responsible for collecting the Chauth and the Sardeshmukhi। अब एक तरफ हम लोगों ने चौथ के बारे में पढ़ा, अब हम सरदेशमुखी के बारे में पढ़ते हैं। सो सरदेशमुखी 9 to 10% of the land revenue paid to the head revenue collector in the Deccan। सो बेसिकली सरदेशमुखी क्या था बच्चों, ये था 9 to 10% ऑफ द लैंड रेवेन्यू, जो किसको पे किया जाता था, ये पे किया जाता था टू द हेड दैट इज द रेवेन्यू कलेक्टर इन द डेक्कन। और ये दोनों टैक्स जो थे ये राइट किसको अब मिला, दिस वाज possessed by the Marathas, they possessed the right to levy both the taxes, that is
the Chaud and the Sardeshmukhi. Now here in this picture, you can see this is the Darbar of the Maratha king here. Okay. After reading Delhi in 1737, the frontiers of the Maratha domination expanded rapidly. तो एक तरफ हम लोगों ने देखा कि 1720s में उन्होंने दो रीजन को कैप्चर किया या सीज किया था मुगल अथॉरिटी से, that is the Malwa and the Gujarat region. And in 1737 दिल्ली के रीजन को कैप्चर किया गया था. तो यहाँ पे आप देखो बच्चों, वो धीरे धीरे आगे बढ़ते गए दिल्ली के रीजन की तरफ, जो यहाँ पे हम लोग मैप में देख रहे हैं. सो बेसिकली द फ्रंटियर्स ऑफ द मराठा डोमिनेशन इट एक्सपैंडेड रैपिडली. यहाँ से आप देखो कि ये इनका जो रीजन था जहां पे पूना वाज द कैपिटल, राइट. अब धीरे धीरे ये लोग एक्सपैंड कर रहे थे नॉर्थवर्ड्स, ऑल्सो इनटू द राजस्थान एंड द पंजाब इन द नॉर्थ. इसके बाद आप देखो कि पंजाब का जो रीजन था, इस रीजन में भी वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे. इनटू बंगाल एंड उड़ीसा इन द ईस्ट. अब ईस्टर्न रीजन में देखो बच्चों, ये जो बंगाल और उड़ीसा का रीजन है, इस रीजन को भी कैप्चर करने की कोशिश की थी मराठा आर्मी ने. एंड इनटू कर्नाटका एंड द तमिल एंड तेलुगु कंट्रीज इन द साउथ. अब उसके बाद आप देखो, एक तरफ जब ये नॉर्दर्न साइड में और ईस्टर्न साइड में इन्होंने कैप्चर कर लिया, सीज कर लिया सारे एरियाज को, सो उसके बाद ये लोग साउथ बढ़ते हैं इनटू द रीजन्स ऑफ कर्नाटका एंड द तमिल एंड तेलुगु रीजन. सो बेसिकली ये पूरा जो रीजन था बच्चों कर्नाटका का, और तमिल और तेलुगु रीजन जो ये था बच्चों, इस रीजन को भी इन्होंने कैप्चर करने की कोशिश की. एंड देयरफॉर दे हैड फॉट अ लॉट ऑफ बैटल्स इन ट्राइंग टू कैप्चर all these regions here, right? So please keep this map in mind here and also try to understand कि किस तरीके से मराठा किंगडम ने different regions में अपने टेरिटरी को एक्सपैंड किया था. ओके. सो बच्चों, आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? In today's class we learned about the second group, that is the Marathas, who also seized the authority from the Mughal and also they claimed their independence. इसमें हम लोगों ने देखा that शिवाजी he played a major role, and after the death of शिवाजी, चित्पावन ब्राह्मण्स they came to take the power, right? और उन्होंने अपने आप को पेशवा बनाया, that is the principal minister, and Pune became the capital of the Maratha kingdom. And Maratha army it also grew in power and also it was very organized, right? और फिर हमने देखा कि किस तरीके से 1720s के बाद मराठा किंगडम एक्सपैंड करने लगा into the north, the south and the eastern region. So बच्चों, in our next class we are going to talk more about the Marathas and also we will discuss about the third group, that is the Jats. So that's all for today. Thank you very much. Have a nice day.